क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है क्रिप्टोप्रेन्योर। वेलकम टू CoinDCX। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए। फाइनली XRP ने केस जीत लिया है SEC के अगेंस्ट। 3 सालों से जो ये केस चल रहा था, फाइनली XRP के फेवर में ये केस आ चुका है, जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में फंडामेंटली बता दूंगा कि एग्जैक्टली केस क्या था और कैसे रिपल ने जीता, और फिर हम टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर लेवल्स भी कुछ आपको मैं दूंगा। वो लेवल्स आप फॉलो कर सकते हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों लेवल में आपको दूंगा। तो 7 सालों से मैं चार्ट्स एनालिसिस कर रहा हूँ क्रिप्टो में, तो मैं आपको डेफिनेटली सही लेवल्स निकाल के दे सकता हूँ। वीडियो एंड तक देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केस एक्चुअली 2020 में स्टार्ट हुआ था, 3 साल पहले, जब SEC ने यह कहा कि रिपल लैब्स ने जो XRP इनिशियली जो इंस्टीट्यूशंस को बेचे थे, तो वो अगेंस्ट द लॉ है, बिकॉज XRP इज अ सिक्योरिटी और ये सिक्योरिटी के अंदर आता है, और XRP लैब्स ने XRP उनको बेच के लॉ ब्रेक किया है। तो 3 साल तक ये केस चलते रही, डेट्स पढ़ते गए। 2021 में बहुत सारे डेट्स आए, 2022 में बहुत सारे डेट्स आए। तो हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट XRP में आ रहा था। XRP बीच बीच में बुलिश बेरिश दोनों उसमें चल रहा था। तो फाइनली XRP के फेवर में ये केस आ चुका है, और जज ने ये सीधे तरीके से कहा है कि XRP इज नॉट अ सिक्योरिटी। तो इसका एक इम्पैक्ट ये हो सकता है कि XRP अगर सिक्योरिटी नहीं है तो बाकी क्रिप्टोज में को भी इसका फायदा हो सकता है, बिकॉज मैटिक, लाइटकॉइन, सोलोना, कार्डानो, बिटकॉइन, इन सब को लेकर भी थोड़ा SEC में अलग से केसेस चल रहे हैं। तो अगर ये XRP अगर सिक्योरिटी नहीं है तो मे बी बाकी कॉइन्स के फेवर में भी धीरे धीरे रिजल्ट्स आ सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए, है ना। तो ये हो गया फंडामेंटली एग्जैक्टली केस क्या था, मैंने आपको बताया। अब चलते हैं चार्ट्स की तरफ। तो ये XRP का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ओके। एक चीज ऑब्जर्व करो आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड लाइन दिखाई देगी, राइट। तो अभी भी एक ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक होने की कगार पे हो सकता है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन बनती है रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ भी आप देखो एक मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाई है, ओके। तो एक ओवरऑल ऐसे ट्रायंगल, सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन एक ट्रायंगल फॉर्मेशन मार्केट ने किया है, जो प्रोबेबली ऊपर की तरफ भी ब्रेक हो सकता है, राइट। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर ये बड़ा सा ट्रायंगल मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है जो मुझे वीकली पे दिखा है। और एक यहाँ पे अगर हम फिबोनाची डाल के देखेंगे तो फिबोनाची लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम देखो 0.3 रेजिस्टेंस पे खड़े हैं, राइट। तो 0.92 का ये रेजिस्टेंस है जो मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करेंगे तो 0.68 के आसपास ये वीकली सपोर्ट यहाँ पे बना है। ऊपर की तरफ 1.1 है, उसके बाद 1.6 है, ऐसे रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ मुझे दिख रहा है, ठीक है। RSI की अगर बात करेंगे वीकली के ऊपर, तो देखो यहाँ पे जब कभी RSI 50 के ऊपर होता है, 50 लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो यूजुअली वो एक ट्रेंड होता है ना। मार्केट एक ट्रेंड बना रहा होता है। पहले के चार्ट्स के ऊपर भी जाके आप देखो, एक 45 लेवल के ऊपर अगर मार्केट एक RSI सस्टेन कर रहा है तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है ना, ऐसे माना जाता है टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में। तो वीकली के ऊपर तो अभी हम 50 के ऊपर है, तो काफी बुलिश है वीकली के ऊपर। आप CoinDCX के ऊपर भी 15x लेवरेज यूज करके XRP USDT पेयर में ट्रेड कर सकते हो, ओके। और INR डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स दोनों एक्टिव है, ठीक है। तो इसका फायदा आप ले सकते हो। तो डेली टाइम फ्रेम की चार्ट की अगर बात करेंगे CoinDCX के ऊपर, देखते हैं हम कैसे क्या क्या पैटर्न हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, जस्ट ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक मुझे चैनल दिख रहा है नीचे की तरफ, बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है। ऐसे चैनल मार्केट ने यहाँ पे बनाया था, है ना। वो चैनल अभी मार्केट ने ब्रेक किया है, राइट। तो यहाँ पे चैनल ब्रेक करके ऊपर की तरफ, इसको ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं, चैनल का सपोर्ट लेकर ब्रेक किया है और ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस में कुछ आपको निकाल के देता हूँ। यहाँ पे देखो कैसे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लेकर चलता है, आप ऑब्जर्व करो। यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट पहले बना था, फिर से सपोर्ट बना, फिर से वो रेजिस्टेंस भी बना, ओके। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेवल मार्केट के लिए बन जाती है। पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस बना, अभी वो सपोर्ट बनने के चांसेस होते हैं प्राइस एक्शन के रूल्स के हिसाब से। रेजिस्टेंस सपोर्ट के रूल्स तो आपको पता ही है। और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना और फिर से वो रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अगर ये रेजिस्टेंस सस्टेन होता है तो ठीक है, नहीं तो ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो दोनों तरफ मार्केट हमेशा सोचना चाहिए आपको। एक ही तरफ बुलिश ऐसे नहीं होता है मार्केट, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक कर करके और सपोर्ट्स ले लेकर मार्केट चलता है, ओके। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो अपने लिए फिलहाल ये एक सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है। तो ये अभी मैं सपोर्ट्स आपको मार्क करके दे रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वो आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख दो, वीडियो के एंड में वो आप स्क्रीनशॉट लेके रख दो। लॉन्ग टर्म में अभी आप इसको देख सकते हो, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको हमेशा काम करते हुए दिखेंगे, ठीक है। इसके बाद जब भी ये
ट्रेड करेगा कॉइन। तो सपोर्ट अपने लिए क्या बना यहाँ पे 0.56 का ये सपोर्ट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट क्या निकाला था हमने 0.73 जोन था, राइट। तो 0.73 के आसपास हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बना है। ओके, तो दो सपोर्ट्स हमारे पास नीचे की तरफ है। इसको चाहे तो हम लेबल दे देते हैं यहाँ पे, इसको मार्क कर देते हैं। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट अपना 0.73 था, 0.73 का नेक्स्ट सपोर्ट था। ओके, रेजिस्टेंसेस की अगर बात करेंगे तो ऑलरेडी हम रेजिस्टेंस पे खड़े थे, राइट। 0.92 का वो रेजिस्टेंस था, तो ये अपने लिए अभी बन जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना, और वो भी एक स्किल है। ठीक है, एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आपको ये स्किल आते जाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास हमेशा उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस रेडी होते हैं, और दो रेजिस्टेंस मैं आपको निकाल के दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस भी आप राइड कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पहले इसको मार्क कर लेते हैं, चलो मतलब कंफ्यूजन कम होगा। ओके, तो ये अपने लिए बन गया है सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2। ओके, रेजिस्टेंस अभी 2 मिनट में निकाल लेते हैं। तो ये सपोर्ट 2 और ये सपोर्ट 1 है। उसके बाद ये जो है ऊपर की तरफ अपना, इसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस 1। ओके, तो जब कभी आप एनालिसिस करोगे हमेशा इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को याद रखना, बिकॉज मार्केट उनको रिस्पेक्ट करता ही है। ज्यादा करके आप क्या करो, टॉप टू बॉटम एनालिसिस किया करो, मतलब वीकली पे पहले, फिर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ऐसे करके अगर आप आदत लगा लोगे ना एनालिसिस करने की, तो आपका एनालिसिस कभी भी फेल नहीं जाएगा, हमेशा आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है R2 कहाँ पे देखा था हमने, R2 1.13 के आसपास था, और फिर और एक रेजिस्टेंस था वो था 1.6 के आसपास, है ना। तो ये भी मार्क कर लेते। तो यहाँ से अगर मार्केट और 1.13 के आसपास वो ट्रेंड लाइन भी बनती है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है वो। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम की। तो 1.13 यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है अपने लिए, और इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस 2। ठीक है, एक रेजिस्टेंस 3 भी है, जहाँ जो आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, हमने हायर टाइम फ्रेम पे देखा था, राइट। तो ये अपने लिए R2 बन चुका है, रेजिस्टेंस 2 इसको हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये रेजिस्टेंस 2 है, और एक R3 भी था जो था 1.6 के आसपास। तो ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट कैसे ना लेवल ब्रेक कर करके भी चल सकता है। तो 1.6 का यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 है। ओके, बाकी ओवरऑल पैटर्न यहाँ पे ट्रेंड लाइन्स वगैरह ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, तो वो निकाल के फायदा नहीं है। एक चैनल बस नीचे की तरफ हमने देखा। ओके, तो ओवरऑल आप इस एनालिसिस को फॉलो करो, और किसी कॉइन का एनालिसिस करना तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम नेक्स्ट पार्ट में उसको एनालिसिस करेंगे। और इन सपोर्ट रेजिस्टेंस को स्क्रीनशॉट लेके रख दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।